हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो वीडियो है उसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। जो चैप्टर है इसके बारे में हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हमें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है तो उससे भी पहले हमें बॉडी फ्लूइड्स जो है मेनली, जैसे कि ब्लड के बारे में या फिर लिम्फ जो जिसको हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं, इनके बारे में हमारे बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। बिकॉज ब्लड जो है वो अपने आप में बहुत अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है और जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसी में हम ब्लड का सर्कुलेशन जो है उसको भी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर पहुंचने से पहले हमें बॉडी फ्लूइड का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उसके सारे बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। सो ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है ये मैंने डायरेक्टली बुक से लिया है। इसको हम एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है इसमें। उसके बाद जो मेन बॉडी फ्लूइड है जिसमें हम ब्लड के बारे में देखेंगे, लिम्फ जो है टिश्यू फ्लूइड उसके बारे में, तो ब्लड से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। एंड आई होप कि अभी तक जो टाइम हमारा निकल चुका है उसकी टेंशन ना लेते हुए जो आने वाला टाइम है, चाहे हम बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करें या फिर नीट एग्ज़ाम की बात करें, साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो मेडिकल स्टूडेंट्स देने वाले हैं उनकी बात करें, तो आई होप कि वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। एंड अगर यदि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न रहता है, नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेरी रहती है उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है इसके बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं उनको न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ कुछ अदर जो एसेंशियल सब्सटेंसेस जो हैं उनकी ज़रूरत होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। लेकिन ज़रूरत नीड होने के साथ साथ जो बॉडी में वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका रिमूवल, उनका एलिमिनेशन जो है वो भी कॉन्टिन्यूसली वे में होता रहना चाहिए एक प्रॉपर फंक्शनिंग, हेल्दी फंक्शनिंग के लिए बॉडी की। साथ ही साथ टिश्यूज़ सेल्स जो हैं बॉडी की, उनकी फंक्शनिंग जो है वो हेल्दी होगी तो बॉडी की फंक्शनिंग अल्टीमेटली अपने आप हेल्दी होगी। सो यहाँ पर यही हमें बताया गया है कि हम जैसा कि जानते हैं, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस। इसकी नीड होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। साथ ही साथ जो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी के अंदर उनका रिमूवल कॉन्टिन्यूस वे में होना भी बहुत ज़रूरी है। किस लिए? फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज़ के लिए। अब ये जो मैकेनिज़्म है ये इसलिए भी इसेंशियल हो जाता है कि जो मूवमेंट है इन इसेंशियल सब्सटेंसेस का सेल्स तक, सेल्स से बॉडी पार्ट जो है पूरी बॉडी तक, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर यदि सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट जो है वो मिल रहा है, जितने भी इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, ऑक्सीजन, ये सब मिल रहे हैं और साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका रिमूवल भी हो रहा है, तो जो सेल्स हैं वो बहुत अच्छे से जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है उसमें इन्वॉल्व होंगी और हेल्दी फंक्शनिंग जो है वो देखने को मिलेगी सेल्स की, टिश्यूज़ की, बॉडी की। सो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हैं एनिमल्स के। सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। अब जो डिफरेंट ग्रुप है एनिमल्स का उनमें डिफरेंट मैकेनिज्म देखा जाएगा, इवॉल्व होता है, प्रेजेंट होता है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट किसका? एसेंशियल सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट का। तो जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए या फिर हम बात करें सीलेंट्रेट्स हो गए, ये क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं वाटर को फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज़। ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या करते हैं? इनकी बॉडी के सराउंडिंग जो वाटर प्रेजेंट है उसको सर्कुलेट करते हैं बॉडी कैविटीज़ के थ्रू, जिससे कि जो सेल्स हैं वो एक्सचेंज कर सकें इसेंशियल सब्सटेंसेस को। ये तो थी सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात। अगर ये
यदि हम बात करें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी, तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या फिर हायर ऑर्गेनिजम्स जिसको हम बोल रहे हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो ये क्या करते हैं, ये स्पेशल फ्लूइड्स जो हैं, बॉडी फ्लूइड जिसको हम नाम देते हैं, इसको यूज़ करते हैं इसेंशियल सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन जो है इसके ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसका एक मीडियम भी होगा ट्रांसपोर्ट का, तो वो मीडियम क्या होता है, वो ब्लड मीडियम जो है वो होता है। साथ ही साथ लिम्फ भी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं एज अ मीडियम की तरह। सो यहाँ पर यही बताया गया है कि मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। जैसे कि ब्लड की अगर हम बात करें, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड है ये बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर द पर्पस। अनदर बॉडी फ्लूइड की बात की जाए तो उसमें आ जाता है लिम्फ, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो इसमें हम जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स स्पेशली, उसमें जो स्पेशल फ्लूइड को ये यूज़ कर रहे हैं मीडियम की तरह, ब्लड को, लिम्फ को, टिश्यू फ्लूइड जिसको जानते हैं हम लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड के नाम से, तो इनके बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना है। उसके बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है। सो मूव करते हैं हम जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड है जो कि है ब्लड के नाम से हम जानते हैं, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। आई होप कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। उसमें कुछ नहीं था, सिंपल सी बात की गई थी, सिंपल ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता दिया और हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता दिया। अब ये जो इसके ट्रांसपोर्ट जो है प्रॉपर फंक्शनिंग हो सेल्स टिश्यूज़ की, उसके लिए इसेंशियल सब्सटेंसेस जो हैं उसकी नीड होती है। साथ ही साथ जो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका एलिमिनेशन, उनका रिमूवल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बॉडी फ्लूइड की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 प्रिंसिपल फ्लूइड्स इन आवर बॉडी। 3 प्रिंसिपल फ्लूइड्स बोलने की जगह पर हम यहाँ पर 2 बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जो एक तो हो गया ब्लड, उसके साथ साथ जो लिम्फ है उसी को हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। सो बॉडी जो है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो ब्लड एंड लिम्फ, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं, ये 2 बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। ब्लड की अगर बात की जाए, कंटेन इन दी हार्ट एंड इन दी ब्लड वेसल्स। जो हार्ट है और जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें प्रेजेंट होता है क्या, ब्लड। ब्लड वेसल्स में आ जाती हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स के अंदर भी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज इंक्लूड होती हैं, तो इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, ब्लड, फर्स्ट बॉडी फ्लूइड। आई होप कि ब्लड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ब्लड जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा बड़ा टॉपिक है। सेकेंड बॉडी फ्लूइड की अगर हम बात करें, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं, ऑक्यूपाइंग स्पेस बिटवीन सेल्स इन दी ऑर्गन्स। सो जो डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में, तो उनमें सेल्स प्रेजेंट हैं, तो जो सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम टिश्यू फ्लूइड लिम्फ के नाम से जानते हैं। लिम्फ की अगर बात की जाए, विच इज कंटेन विद इन द लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स, जैसे कि हो जाते हैं स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स। सो ये हो गए 3 प्रिंसिपल बॉडी फ्लूइड, ब्लड, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ के बारे में। अब जो सबसे फर्स्ट बॉडी फ्लूइड है दैट इज ब्लड। सो ब्लड के बारे में हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इसका डिटेल में डिस्कशन जो है वो हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। सो ब्लड की अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है वो हमेशा मोशन फॉर्म में, मूविंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि पूरी, चाहे हम सो रहे हों या फिर जगे हुए हों,
किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर काम कर रहा होता है पूरे टाइम, 24/7 जो है हमारा हार्ट काम कर रहा होता है। तो और हार्ट के थ्रू ही क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो जो ब्लड है वो हमेशा मोशन, मूविंग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। सो ब्लड इज ऑलवेज इन मोशन फ्रॉम द हार्ट टू द आर्टरीज एंड बैक थ्रू दी वेन्स। कहने का मतलब ये हो गया कि जो हार्ट है हमारा, यहाँ से ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, आर्टरीज में। ये किस फॉर्म में जाता है, ये जाता है प्योर ऑक्सीजनेटेड फॉर्म होती है। आर्टरीज जो हैं वहाँ से जाता है टिश्यूज़ जो हैं वो ब्लड को यूटिलाइज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, जो कि टिश्यूज़ से जाता है वेन्स में। ये कैसा ब्लड होता है, ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वेन्स के थ्रू हार्ट में पहुंच जाता है। सो इस तरीके से एक सर्कुलर मैनर में जो है ब्लड मूव करता रहता है। सो ब्लड इज ऑलवेज इन मोशन फ्रॉम दी हार्ट से जाता है आर्टरीज में, आर्टरीज से टिश्यू जो है यूटिलाइज करके इसको वेन्स के थ्रू डायरेक्ट फिर से वापस भेज देते हैं हार्ट में। इस तरीके से ये एक सर्कुलेटिंग मैनर में चल रहा होता है। ब्लड इज समवॉट थिक फ्लूइड ब्राइट रेड व्हेन टेकन फ्रॉम एन आर्टरी। अब ब्लड जो है वो थोड़ा सा ब्राइट रेड कलर का और डार्क रेड कलर का होता है, लेकिन कौन सी कंडीशन में ब्राइट रेड कलर होता है, कौन सी कंडीशन में डार्क रेड कलर होता है। सबसे पहले तो ये है कि ये एक थिक फ्लूइड होता है, ठीक है। ब्राइट रेड कलर का तब होता है जब हार्ट से ब्लड आर्टरीज में जा रहा है। दैट मीन्स कि जब प्योर ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हार्ट से आर्टरीज में गया, जो कि हमारा प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तब ये होता है ब्राइट रेड कलर का। और जब वेन्स से हार्ट में जाता है तब क्या होता है, ये होता है डार्क रेड कलर का, जो कि होता है इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हो गई बात इस तरीके से। उसके बाद अगर यदि बात की जाए कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है उसकी बॉडी में कितना अप्रॉक्स बाय वॉल्यूम ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है, तो वो होता है 5 to 6 लीटर्स ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है बाय वॉल्यूम इन दी बॉडी। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के केस की बात की गई है ये। अगर यदि हम इसके और अदर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो किस नेचर का होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, एल्कलाइन होता है। तो जो ब्लड है वो एल्कलाइन, स्लाइटली सॉल्टी से नेचर का होता है, जिसको हम स्लाइटली एल्कलाइन बोलते हैं। और पीएच की अगर बात की जाए तो इसका पीएच होता है 7.3 to 7.45, ये इसका पीएच होता है। सो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मे बी कभी कभी एग्जाम्स जो हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि जो ब्लड है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, स्लाइटली एसिडिक या फिर एल्कलाइन, किस तरीके का नेचर होता है। पीएच के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, जो कि पीएच कितना होता है 7.3 से 7.45 की रेंज जो है इसके बीच में इसका पीएच होता है। ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं ब्लड की। अगर यदि हम ब्लड के फंक्शंस की बात करें तो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट में और प्रोटेक्शन में, दो फंक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी में। उनमें इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा होता है। तो एक तो होता है कि ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट जैसे कि डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कराना है, जो वेस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर हम कहें कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं इसका ट्रांसपोर्ट कराना है। हार्मोन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी में, तो जो हार्मोन्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में उसका ट्रांसपोर्ट कराना है। तो ये डिफरेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी के, जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। सो ब्लड एक मीडियम का काम करता है बहुत सारे इसेंशियल सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑल ओवर दी बॉडी पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोटेक्शन
जो प्रोसेस होते हैं उनमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये जो फंक्शन है ब्लड के, इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है ब्लड का, दैट इज ट्रांसपोर्ट में। तो ट्रांसपोर्ट में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड? सो ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड, ब्लड के थ्रू किसका ट्रांसपोर्ट होता है? डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो वेस्ट हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उसका ट्रांसपोर्ट होता है, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। इतने डिफरेंट टाइप के एसेंशियल सब्सटेंसेस जो हैं उनका ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू। अब डिटेल में थोड़ा सा और हमें ये देखना है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के थ्रू किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ये नहीं है कि जो हमने खाना खाया वो सीधा ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, चैप्टर है, वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम फूड खाते हैं उसका सिंपलर मॉलिक्यूल्स में पहले डाइजेशन होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है और ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। सो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है डाइजेस्टेड फूड का, ये चीज़ देखनी है। तो फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, अब एलिमेंट्री कैनाल जो है इसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका सीक्वेंस आ जाता है, माउथ से लेकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक की अगर बात की जाए, क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही देखने को मिलता है। तो एलिमेंट्री कैनाल से टिश्यूज़ तक जो ट्रांसपोर्ट है डाइजेस्टेड फूड का, वो किसके थ्रू होता है? वो होता है ब्लड के थ्रू। अब इसकी फॉर्म क्या होती है? दीज आर सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स की फॉर्म में ये जो फूड है वो कन्वर्ट होता है, जैसे कि ग्लूकोज में, अमाइनो एसिड में, वाइटामिन्स में, मिनरल सॉल्ट्स में। इस फॉर्म में जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद ये ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स जो हैं बॉडी के, टिश्यूज़ जो है, सेल्स जो हैं, वहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड, जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, तो जो हमारे लंग्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं लंग्स, तो लंग्स से टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है ब्लड। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द लंग्स, कहने का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज़ तक पहुंचाता है ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि टिश्यूज़ यूटिलाइज करते हैं जब ऑक्सीजन को, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज़ से बैक लंग्स तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? हमारा ब्लड ही करता है। सो इस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका ट्रांसपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिसको हम एक्सक्रीटरी मटेरियल के नाम से जानते हैं, तो इसका ट्रांसपोर्ट भी करता है टिश्यूज से, फ्रॉम द टिश्यूज टू द लिवर, किडनी और द स्किन फॉर एलिमिनेशन। तो जो टिश्यूज में एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो प्रेजेंट हैं, टिश्यूज़ से लिवर तक, किडनी तक और स्किन तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। जैसा कि हम जानते हैं किडनीज जो हैं वो ब्लड को फिल्टर करती हैं और उसके बाद एक्सक्रीटरी मटेरियल की फॉर्म में यूरिन को ट्रांसपोर्ट किए एलिमिनेट कर देती हैं। स्किन जो है उसके थ्रू हम स्वेटिंग जो है उसके थ्रू देखते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो हैं उसका एलिमिनेशन होता है। सो इस तरीके से एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? ब्लड। उसके बाद जो हॉर्मोन्स हैं उनमें ट्रांसपोर्ट करने का काम, जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल ग्लैंड जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, तो ये जो स्पेशल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करती है हॉर्मोन्स को, जो कि डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब ब्लड के थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है हॉर्मोन्स का, ट्रांसपोर्ट जो करना है हॉर्मोन्स का, जो कि स्पेशल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं डायरेक्टली ब्लड में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का, उनको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम कौन करता है? ब्लड। इस तरीके से ब्लड के फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन जो है ट्रांसपोर्ट, डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीटरी
केमिस्ट्री, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट, हॉर्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड एक मीडियम, एक माध्यम की तरह काम कर रहा होता है एक सब्सटेंस को दूसरे सब प्लेस तक पहुंचाने में। अब आता है सेकंड फंक्शन, दैट इज प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसके लिए हमें ये समझना है कि जो ब्लड है उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसको हम फाइब्रिनोजन के नाम से जानते हैं। तो जो फाइब्रिनोजन जो है वो क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करने का, ब्लड का थक्का बनाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी हमारे बॉडी में कोई कट लग जाता है और ब्लड जो है वो बहना शुरू हो जाता है। अगर यदि बॉडी से ब्लड कंटिन्यू वे में बहता रहेगा तो कुछ टाइम बाद ही इंसान का बॉडी का सारा ब्लड जो है वो तो बह जाएगा और राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, कुछ ही सर्टेन टाइम में, कुछ मिनट्स में, कुछ सेकंड में ब्लड जो है बहना बंद कर दे, उसकी क्लॉटिंग हो जाए, उसके लिए क्या कहते हैं? स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम आगे अभी देखेंगे, कॉम्पोजिशन जब देखेंगे ब्लड का उसमें। तो इस तरीके से बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है बाय क्लॉटिंग मैकेनिज्म। सो ब्लड फॉर्म्स अ क्लॉट। ब्लड जो है वो एक क्लॉट बनाता है। द क्लॉट सर्व्स टू प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ ब्लड एंड एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स। अब ये जो क्लॉटिंग है ये हमें प्रोटेक्ट करती है कि हमारी बॉडी से फर्दर लॉस ना हो ब्लड का, और जो जर्म्स हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स हैं, उसकी एंट्री भी ना हो हमारी बॉडी के अंदर। इसको प्रिवेंट करने का, इसको रोकने का काम भी कौन करता है? ब्लड। इट्स वाइट ब्लड कॉर्पिकल्स, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। सो अभी जब हम ब्लड कॉम्पोजिशन देखेंगे तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड की जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये क्या करती हैं? ये डिफेंस मैकेनिज्म जो है बॉडी का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैसे करती हैं? कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। जो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में अगर अंदर एंटर कर जाता है या फिर उसका हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक होता है तो उनको किल करने का, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करती हैं? वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो करती हैं। अब ये कैसे करती हैं ये हम जब वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करते हुए चलेंगे टॉपिक्स का तो अपने आप समझते हुए भी चलेंगे। उसके बाद जो ब्लड है वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है कुछ एंटी टॉक्सिन्स और एंटीबॉडीज़। सो ये जो एंटी टॉक्सिन्स और एंटीबॉडीज़ हैं ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये वाइट ब्लड सेल जो हैं वही तो प्रोड्यूस करती हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या हैं? ये एक टाइप की प्रोटीन ही होती हैं। ये क्या करते हैं? एंटीटॉक्सिन्स और एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज द पॉइजनस सब्सटेंस और किल द जर्म्स। सो जो पॉइजनस सब्सटेंस हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, उनकी जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसको रोक देते हैं, और जो डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स हैं उनको या तो किल कर देते हैं या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो इस तरीके से ब्लड जो है उसमें कुछ डिफेंस मैकेनिज्म वाले सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आई होप कि जो ब्लड के फंक्शंस हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर यदि कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है अभी तक जितना हमने समझा उसके रिगार्डिंग, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अगर यदि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कंटेंट पसंद आता है तो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड की अगर कॉम्पोजिशन की बात करें तो ब्लड जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक को हम जानते हैं प्लाज्मा के नाम से और दूसरा क्या होता है? सेल्यूलर एलिमेंट्स। ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ब्लड। अब ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा। ठीक है, फ्लूइड पार्ट जो होता है ब्लड का उसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, जो कि 55 से 60% जो ब्लड का कॉम्पोजिशन है उसको बनाता है।
सेल्यूलर एलिमेंट्स जो हैं ये क्या होते हैं, सॉलिड मटेरियल जो होता है ब्लड का वो होते हैं सेल्यूलर एलिमेंट्स, जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। सो ये हो जाते हैं सेल्यूलर एलिमेंट जो कि 40 to 50% ब्लड का पार्ट बनाते हैं। सो ब्लड कॉम्पोजिशन में देखें तो ब्लड कंसिस्ट करता है प्लाज्मा, जिसको जो कि होता है ब्लड का फ्लूइड पार्ट जो होता है उसको हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, जो कि 55 से 60% जो है ब्लड को बनाने का काम करता है। सेकेंड जो कंपोनेंट है ब्लड का दैट इज सेल्यूलर एलिमेंट्स। सेल्यूलर एलिमेंट्स जो हैं इसमें क्या जाते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स जिनको हम शॉर्ट में आरबीसीज के नाम से जानते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम शॉर्ट में डब्ल्यूबीसीज के नाम से जानते हैं, प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ये तीन कंपोनेंट जो हैं वो सेल्यूलर एलिमेंट होते हैं ब्लड के, जो कि 40 से 50% जो ब्लड है उसको बनाने का काम करते हैं। ये हुई ब्लड कॉम्पोजिशन की बात, जिसमें दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा एंड सेल्यूलर एलिमेंट। अब सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो क्या होता है, प्लाज्मा जो है वो लाइट येलो कलर्ड जो होता है एल्कलाइन लिक्विड होता है। ठीक है, प्लाज्मा जो है वो कैसा होता है, लाइट येलो कलर्ड एल्कलाइन लिक्विड होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्लड है वो स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है, जिसका पीएच होता है 7.3 से 7.45 के रेंज में। अब ये जो प्लाज्मा है इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर कितना प्रेजेंट होता है, 90 से 92% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोटीन्स की अगर बात की जाए तो प्रोटीन्स में यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कि फाइब्रिनोजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ब्लड को क्लॉट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन के साथ साथ ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन भी जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये कितना अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ये 7 से 8% जो है प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हैं वो 1% प्रेजेंट होते हैं, मीन्स बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और इनके अलावा कुछ अदर सब्सटेंसेस भी देखने को मिलते हैं, किसमें, प्लाज्मा में। सो पहले आई बात ब्लड कॉम्पोजिशन की। ब्लड जो है प्लाज्मा एंड सेल्यूलर एलिमेंट से मिलकर बना है। प्लाज्मा की अगर बात की जाए तो उसमें 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ साथ कुछ अदर सब्सटेंसेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हो गई बात प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन की। अब ये जो फाइब्रिनोजन है नीडेड फॉर क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जो फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन प्रेजेंट है ब्लड प्लाज्मा में, ये क्या करती है, ब्लड को क्लॉट कराने का काम। कोएगुलेशन मतलब वही होता है ब्लड को क्लॉट कराने का, ब्लड का फर्दर लॉस ना हो। अगर यदि बॉडी में कोई कट लग जाता है तो उससे फर्दर ब्लड जो है वो ना निकले, थक्का जमाने का काम कौन करता है, फाइब्रिनोजन। और इसी को हम क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। फाइब्रिनोजन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लोब्यूलिन्स जो हैं उसमें हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं एंटीबॉडीज़ का, प्रोटीन का, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है बॉडी का उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं ग्लोब्यूलिन्स। अब ये जो एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन है ये ऑस्मोटिक बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने का काम करती हैं। प्लाज्मा जो है, ब्लड प्लाज्मा जो है ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, जैसे कुछ डिफरेंट मिनरल्स जो हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, आयन। ये कुछ मिनरल्स हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल ट्रेस में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर, प्लाज्मा का जो पार्ट है ब्लड प्लाज्मा जो है उसमें। दी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक सॉल्ट या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर बात की जाए तो उसमें मेनली सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अमंग अदर सब्सटेंसेस कंटेन्ड इन दी प्लाज्मा आर
इनके अलावा प्लाज्मा जो है, ब्लड प्लाज्मा जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, उसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फाइब्रिनोजन, हॉर्मोन्स, यूरिया एक्सेट्रा ये भी प्रेजेंट होते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली, तो क्या करते हैं, एक शॉर्ट नोट की फॉर्म में इसको हम देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट है किसका, ब्लड का। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है जो कि 90 से 92% प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स की बात की जाए, शॉर्ट में लिख देती हूँ, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, ये कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर यदि हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर इनऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करें, इनऑर्गेनिक सॉल्ट या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद कुछ मिनरल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ये हो गए मिनरल सॉल्ट जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ साथ ये जो प्लाज्मा है इसमें क्या क्या और प्रेजेंट होता है, भाई हॉर्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड अदर सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स हो गए, या फिर वाइटामिन्स एक्सेट्रा। सो इस तरीके से ब्लड प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है वो होता है। ये पर्टिकुलर जो स्लाइड है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्लाज्मा के कंपोजिशन के रिगार्डिंग। सो इसको आप नोट करके रख सकते हैं शॉर्ट नोट की फॉर्म में, जिससे कि जब हम एग्ज़ाम के लिए रिवीजन कर रहे होंगे, बहुत फास्ट रिवीजन जब कर रहे हैं, तो इस तरीके के शॉर्ट नोट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। टाइम प्रोसेस जो है, टाइम जो है उसको बचाने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं, प्लाज्मा तो हमने देख लिया, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा जो है इसमें हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट है। प्रोटीन्स में भी कौन सा है, फाइब्रिनोजन है, ग्लोब्यूलिन्स है, एल्ब्यूमिन्स है। तो जो हम जान रहे हैं कि फाइब्रिनोजन जो है ये क्या है, ये है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर। तो जब ब्लड में फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो ये क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा ब्लड प्लाज्मा कहलाएगा। अगर यदि ब्लड प्लाज्मा जो है इसमें से हम फाइब्रिनोजन नाम के प्रोटीन को रिमूव कर दें तो जो प्लाज्मा होगा वो फिर प्लाज्मा नहीं कहलाएगा, फिर ये क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। सो बहुत सारे लोग जो है सीरम और प्लाज्मा में भी कंफ्यूज रहते हैं। तो जब फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन अगर प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है, तो उसको हम ब्लड प्लाज्मा के नाम से जानेंगे। अगर यदि ये फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन रिमूव कर दिया जाता है ब्लड में से, तब उस ब्लड की जो फॉर्म होती है उसको हम सीरम के नाम से जानते हैं। सो द प्लाज्मा फ्रॉम विच द प्रोटीन फाइब्रिनोजन हैज़ बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड सीरम। सो आई होप कि जो ब्लड कॉम्पोजिशन में फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लाज्मा एंड सीरम में क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो है हम मूव करते हैं सेकंड कंपोनेंट जो है ब्लड का, दैट इज फॉर्म्ड और सेल्यूलर एलिमेंट्स, ठीक है।
अब सेल्यूलर एलिमेंट्स जो हैं इसको हम CE के नाम से लिख लेते हैं शॉर्ट में। सेल्यूलर एलिमेंट जो हैं उसमें हमने 3 चीज़ें देखी, जिसमें आ जाती हैं रेड ब्लड सेल्स जिसको हम शॉर्ट में RBC के नाम से जानते हैं और इरेथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट जो है सेल्यूलर एलिमेंट का वो हो जाता है वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। थर्ड जो एलिमेंट होता है, थर्ड सेल्यूलर एलिमेंट क्या होता है, प्लेटलेट्स जो है ये होता है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इनके ऑल्टरनेटिव नेम जो हैं वो भी बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये हो गए 3 सेल्यूलर एलिमेंट जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ये इनका कॉन्सेप्ट भी अपना आप में बहुत अच्छा खासा थोड़ा सा बड़ा है बट इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी है। सो आज का जो वीडियो है उसमें हम इतना ही पढ़ते हैं। कल का जो वीडियो होगा मींस नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम फर्स्ट रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, देन वाइट ब्लड सेल्स एंड देन प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आई होप कि अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक और हम शॉर्ट नोट की फॉर्म में क्या कर लेते हैं भाई, अपना काम कर लेते हैं। ब्लड जो है वो प्लाज्मा एंड सेल्यूलर एलिमेंट से मिलकर बना है। प्लाज्मा के अंदर आ जाता है वाटर, वाटर के साथ साथ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्ब्यूमिन्स, ये 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स आ जाते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या आ जाता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आ जाते हैं एंड मिनरल्स आ जाते हैं, हॉर्मोन्स आ जाते हैं। ये हो गया कॉम्पोजिशन किसका, प्लाज्मा का। सेल्यूलर एलिमेंट्स जो हैं इसमें रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं एंड प्लेटलेट्स। ये कंपोजिशन होता है एक्चुअल में ब्लड का। और इंडिविजुअली सेल्यूलर एलिमेंट का कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा का क्या कंपोजिशन है, सो ये हो जाती है एक और कंसाइज वे में और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, स्लाइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत अच्छी खासी है, टर्म्स जो है, चीज़ें जो हैं वो बहुत कंसाइज वे में हमने लिख ली हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है इसमें बहुत अच्छी खासी है। तो आज का वीडियो जो है इतना ही है। कल की वीडियो में मीन्स नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स जो हैं इनका कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आई होप कि अभी तक जो ब्लड का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और रेगुलर बेसिस पर अपनी स्टडी करें, मन लगा कर पढ़ें, जिससे कि रिजल्ट भी जो है वो बहुत अच्छे आएँ, बाद में कोई रिग्रेट ना रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।